नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पंचम सत्र में 3 प्रश्न पत्र है। एक, हिंदी साहित्य का इतिहास। 2, हिंदी भाषा। 3, हिंदी कौशल्य विकास। इस पंचम सत्र में आज हम हिंदी भाषा यह जो प्रश्न पत्र है इसके संबंध में जानकारी लेना है। हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र में जहां तक पाठ्यक्रम का प्रश्न है, इसमें 3 भाग रखे गए हैं। एक, हिंदी भाषा, इसमें 3 उपविभाग है। एक, भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप। 2, भाषा की विशेषताएं। 3, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। दूसरी इकाई में भाषा के विविध रूप, जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, ये 4 भाग रखे गए हैं। और जो अंतिम भाग है उस अंतिम भाग में हिंदी की स्थिति, इसमें भाषा प्रौद्योगिकी स्वरूप एवं संभावनाएं, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी की वैश्विक स्थिति, इस ऐसे 3 भाग है। यानी कुल मिलाकर अत्यंत ये पाठ्यक्रम आसान है और कम भी है। तो आज की कक्षा में हिंदी भाषा, ये जो पहला यूनिट है, इकाई है, इसके संबंध में जानकारी लेंगे। इसमें जो पहला उपविभाग है, भाषा की परिभाषा और उसका स्वरूप। भाषा, वैसे तो भाषा के कारण ही मनुष्य का एक अलग अस्तित्व है, क्योंकि मनुष्य समाजशील प्राणी है। वह समाज में रहता है। वह समाज में रहते समय अन्य लोगों के साथ उसके संबंध आते हैं। तब एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से करता है, वह माध्यम है भाषा। भाषा ही ऐसी एक शक्ति है, तत्व है कि जो मनुष्य को अन्य पशु पंछियों से अलग करा देती है। भाषा के संबंध में या उसके उदय के संबंध में, उसके निर्मिति के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है कि भाषा कब शुरू हो गई, उसकी निर्मिति कैसी हो गई। अर्थात लाखों वर्ष पहले प्रकृति के सानिध्य में आकर मनुष्य ध्वनि संकेतों को सुनता रहा और उन ध्वनि संकेतों के माध्यम से भाषा की निर्मित होती गई। अर्थात भाषा मनुष्य को प्रकृति से मिली देन है। और इन प्रकृति से मिले आवाजों से बने ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेतन से बने वर्ण, वर्ण से बने शब्द, शब्द से बने वाक्य, वाक्य से बने पदबंध और पदबंध से बनी भाषा। परंतु इसका यह मतलब है क्या कि भाषा की यह प्रक्रिया वह कुछ दिनों की है? नहीं, इसके लिए हजारों वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगे। अर्थात मनुष्य ने उसका सप्रयास उसे विकसित किया है, उसका विकास कर दिया है। अर्थात तो
भाषा मनुष्य को मिली एक प्रकार से प्रकृति की देन है, परंतु उसका सप्रयास उन्होंने निर्माण किया है। अर्थात प्रकृति से मुफ्त में मिले पानी और हवा की तरह भाषा मनुष्य को मुफ्त में नहीं मिली, मनुष्य ने उसका निर्माण किया है। अर्थात भाषा के मुख्यतः दो रूप है, एक अत्यंत व्यापक रूप में और दूसरा सीमित रूप में। व्यापक रूप में मनुष्य के एक प्रकार से जो मुख भाषा या संकेतों की भाषा, पशु पंछियों की भाषा, वह जो अलग अलग अंगों के माध्यम से अंग प्रत्यंग की भाषा, हाथ हिलाना, अंगूठा दिखाना या अलग अलग भावों के माध्यम से प्रस्तुत होने वाली भाषा, उसे यह भाषा का अत्यंत व्यापक रूप है। जब मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा प्रकटीकरण नहीं कर पाता, ऐसी अवस्था में संकेतों के माध्यम से अपना प्रकटीकरण कर देता है, और यह भाषा का अत्यंत व्यापक रूप है। परंतु भाषा का यह सीमित रूप भी है। भाषा, इस संकेतों की भाषा की अपनी एक सीमा भी है, क्योंकि प्रत्येक संकेत सामने वाले के ध्यान में आएगी ही ऐसा नहीं। अर्थात इसीलिए भाषा का व्यापक रूप है जो हमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा विज्ञान का जो सीमित रूप है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस संकुचित रूप का ही महत्व है। अर्थात वह कौन सा, जो मनुष्य के वाग्येंद्रिय से निकलती है उसे भाषा कहा जाता है, या मनुष्य के वाग्येंद्रिय से निकले हुए ध्वनि संकेत ही भाषा कहा जाता है। अर्थात मनुष्य अपने भाव और विचारों के माध्यम से जो ध्वनि प्रकट कर देता है, अपने वाणी से जो प्रकट हो जाता है, वही भाषा है। और भाषा, इसी भाषा का महत्व है, वाचिक भाषा का ही महत्व है, सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं। अगर सांकेतिक भाषा का महत्व होता तो पशु पंछी या जो संकेतों की भाषा भी, उसका अपना एक प्रकार से विशेष स्थान होता, विशिष्ट स्थान होता। अर्थात उनकी अपनी भाषा है, परंतु उसकी मर्यादा भी उतनी ही है। उसी प्रकार से भाषा की परिभाषा और स्वरूप भी हमें देखना है। उसके पहले भाषा इस शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से हमें उसका अर्थ देखना है। भाषा इस शब्द की उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से अगर विचार कर दिया जाए तो भाष इस धातु से उसकी निर्मित हुई है, जिसका अर्थ है कहना, व्यक्त होना, बोलना। अर्थात जिसके माध्यम से हम कहते हैं, जिसके माध्यम से हम व्यक्त होते हैं, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। परंतु सिर्फ बोलना भी भाषा है क्या? नहीं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक निरर्थक भाषा और दूसरी सार्थक भाषा। जिसके माध्यम से कोई अर्थ सामने वाले के ध्यान में आ जाए वही भाषा होती है। अगर बोलने वाला बोलता जा रहा है परंतु उसका अर्थ अगर सामने वाले के ध्यान में अगर नहीं आ रहा है तो उस भाषा का कोई महत्व नहीं है। अर्थात वाणी के द्वारा प्रस्तुत भाषा का ही अपना एक महत्व होता है, और वाक या वाणी के द्वारा प्रस्तुत भाषा ही एक भाषा कहला देती है। अर्थात भाव और विचारों को प्रकट करने का काम जिसके द्वारा होता है उसे ही भाषा कहा जाता है। इसे अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। हम अब भाषा की परिभाषाएं देखेंगे। वैसे तो अनेक विद्वान भाषा के लक्षण को लेकर, भाषा के स्वरूप को लेकर भाषा की परिभाषा अंकित करा देते हैं। उसमें पहले विद्वान हैं बाबूराव सक्सेना। बाबूराव सक्सेना जी भाषा के संबंध में कहते हैं, यदि वैज्ञानिक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भाषा मनुष्य के केवल विचार विनिमय का ही साधन होता है, विचार का भी साधन होता है। अर्थात वो दो रूप उन्होंने माने हैं कि भाषा वैज्ञानिक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह केवल विचार विनिमय का साधन ही नहीं है बल्कि विचार का भी साधन है। अर्थात
जिस भाषा के माध्यम से हम विचार विनिमय करते हैं, अपने विचार प्रकट करा देते हैं, उसे भाषा, इस प्रकार से बाबूराव सक्सेना जी भाषा की परिभाषा करा देते हैं। दूसरी परिभाषा पाश्चात्य विद्वान एच स्वीट की हम परिभाषा देखेंगे। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। वही बात, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा, यानी इन्होंने ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा जो प्रकट होता है उसे ही वह भाषा कहा है। इन्होंने संकेतों को भाषा नहीं कहा, ध्वनि के द्वारा जो प्रकट होता है वही भाषा। इस प्रकार से भाषा की परिभाषा उन्होंने कर दी है, अर्थात ध्वनि के द्वारा निकलती है या वाणी के द्वारा जो प्रकट होती है वही भाषा है। इस प्रकार के स्वीट परिभाषा करा देते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसकी परिभाषा, भाषा की परिभाषा को लेकर कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच, क्या मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत को व्यवहार जो होता है उसे भाषा कहते हैं। क्या है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच, एक मनुष्य का नहीं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान जिसके माध्यम से होता है उसे वह भाषा वह कहा जाता है। यानी वही अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान, यानी भाव और अपने विचारों का जो कहा था ना, वही इच्छा और मतों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से होता है उसे भाषा इस प्रकार से श्याम सुंदर दास जी ने कहा। डॉक्टर पी.डी. गुने इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने वाले उन ध्वनि चिन्हों को भाषा कहते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को बोध कराने के लिए प्रकट करते हैं। वही बात कि भाषा जो अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने वाले ध्वनि चिन्ह, इन्होंने संकेत नहीं कहा, इन्होंने भी कि भाषा वह ध्वनि चिन्ह है जिसके माध्यम से हम विचारों और भावनाओं का प्रकटीकरण करा देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को बोध करा देते हैं, है ना। सहज रूप में हम दूसरों को बोध करा देते हैं, उसे भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भाषाविद कामता प्रसाद गुरु भी भाषा की परिभाषा करते हुए कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता से समझ सकता है। इसमें दोनों भी है। थोड़ा अलग दृष्टि से उन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम दूसरों के सामने अपने विचारों का प्रगटीकरण करते हैं और दूसरों के विचार स्पष्टता से सुन भी सकते हैं। अर्थात दोनों वही बात कि विचारों का आदान प्रदान वह जिसके माध्यम से किया जाता है। कुल मिलाकर अनेक ऐसी परिभाषाएं देखी जा सकती है, परंतु किसी भी परिभाषा को परिपूर्ण कहा नहीं जा सकता। कुछ परिभाषाओं में अतिशयोक्ति है तो कुछ परिभाषा में अव्याप्ति है। फिर भी प्रत्येक परिभाषा का अपना महत्व है। भाषा के किसी न किसी पहलू को वह अंकित कराने का काम यह परिभाषाएं करा देती है। कुल मिलाकर इन परिभाषाओं को देखने के बाद कुछ मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं कि पहला मुद्दा है कि भाषा में अर्थबोध की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात क्या कि भाषा अर्थवान होनी चाहिए, भाषा के माध्यम से अर्थ का बोध होना चाहिए। अगर बिना अर्थ वाली निरर्थक भाषा रहेगी तो उस भाषा का महत्व नहीं है। मूलतः भाषा का महत्व तब है कि जब वह अर्थपूर्ण हो या उसका अर्थ का बोध हो। दूसरा मुद्दा, अर्थ विशेष की प्राप्ति के लिए ध्वनि संकेत मुंह से निकलना आवश्यक है। अर्थात अर्थ विशेष की प्राप्ति के लिए ध्वनि संकेत कहां से निकलना आवश्यक है? मुंह से, यानी वाणी से निकलना आवश्यक है। वह भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा एक सार्थक ध्वनि संकेत है और यह भाषा के यह ध्वनि संकेत रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ होना नहीं क्या
कि जब कोई ध्वनि संकेत तैयार हो जाते हैं और वह तैयार हुए हुए ध्वनि संकेत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं और ऐसे पूरे समाज में वह फैल जाते हैं और वह समाज एक प्रकार से उस ध्वनि संकेतों को वह मान्यता देता है, रूढ़ हो जाते हैं। समझो, गांव में किसी एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को सहज रूप में बापू कह दिया, तो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति उसे बापू कहता है और पूरा गांव उसे बापू ही कह देता है। अर्थात तो ये बापू शब्द उस व्यक्ति के लिए समाज में रूढ़ हो गया। उसी प्रकार से ऐसे ही ध्वनि संकेत वह तैयार होते होते समाज में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे आरंभ में समझो, कभी किसी काव काव करने वाले पंछी को किसी व्यक्ति ने उसकी आवाज को सुना होगा और उन्होंने कौवा कहा होगा, तब यह कौवा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह ध्वनि संकेत चला गया और एक ऐसे विशिष्ट पंछी को वह कौवा कहा गया या चिड़िया कहा गया या अनेक ऐसे ध्वनि संकेत एक 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 करते हुए निर्माण होते गए और वह समाज में रूढ़ हो गए। और जब एक समाज में रूढ़ हो जाते हैं तो वह शब्द एक प्रकार से भाषा में प्रयोग लाए जाते हैं। और भाषा में मानवीय व्यक्तवाणी ही प्रमुख है और उसी का अध्ययन करना आवश्यक है। अर्थात पशु पंछियों की अपनी भाषा है, कुछ विद्वानों ने उस पर भी एक प्रकार से उसका भी अध्ययन कर दिया है, परंतु उसकी वह अपनी कल्पना है, अपनी एक प्रकार से उसकी एक विशिष्ट मर्यादा है। परंतु मनुष्य के वाग्येंद्रिय से निकली हुई भाषा, उसका यह अध्ययन वह किया जा सकता है। और मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, वह भाषा सीखने की शक्ति मनुष्य को स्वाभाविक रूप से है और वह अनुकरण से भाषा सीख लेता है। अनुकरण की अपूर्णता के कारण भाषा में सतत परिवर्तन होता है, इसीलिए भाषा को बहता जल या बहता नीर कहा जाता है। क्योंकि भाषा अगर प्रवाहमान नहीं रही तो भाषा मृत हो जाती है। दुनिया की प्राचीन भाषा लैटिन आज मृत हो गई। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत आज मृत अवस्था में है, क्योंकि उन भाषाओं ने अपने आप को प्रवाहमान नहीं रखा। अर्थात भाषा का प्रवाहमान होना आवश्यक है। कुल मिलाकर अगर कहे तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को ध्वनि संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान जब करता है तब उसे भाषा कहा जाता है। अर्थात जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, ऐसी सार्थक वह ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम भाषा की विशेषताएं देखेंगे। धन्यवाद।